हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम आप सभी को कक्षा 9 के गणित में अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.5 के सवाल को हल करना सिखाएंगे। तो बच्चों, जो लोग नए हों चैनल पर, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपके जो है कोर्स से संबंधित अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो प्रश्नावली 1.5 में जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न हो या जो भी प्रश्न हो, लेकिन पहले प्रश्न के लिए कुछ 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण मतलब हम नोट कर किए हैं, जिसको आप देख लेंगे अगर जो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले। तो प्रश्नावली 1.5 के जो भी सवाल हैं वो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए, जो पॉइंट 3 है वो क्या है उसको भी सीख लेते हैं। पहले आप लोग जान लीजिए, ये 3 पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला पॉइंट है बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। मतलब अगर जो एक परिमेय संख्या ले रहे हैं और एक अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, तो उसका जो जोड़ प्राप्त होता है या घटाना प्राप्त होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम ले लिए जो है 7 ले लीजिए, एक परिमेय संख्या है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब एक अपरिमेय संख्या ले लिए, मान लीजिए ले लिए कितना, करड़ी में ले लिए आप 11, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। अब इसका चाहे आप प्लस लगाइए यानी जोड़िए, और चाहे माइनस लगाइए घटाइए, तो ये जो टोटल प्राप्त हुआ ये एक अपरिमेय संख्या होता है। ये पहला कथन कह रहा है, यानी पहला जो टॉपिक इसमें मतलब पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, कह रहा है एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। मतलब एक अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ हम एक अपरिमेय संख्या क्या लिए हैं, 11 लिए हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है एक अपरिमेय संख्या ही हो गया, एक नॉन जीरो मतलब जीरो के अतिरिक्त, जीरो नहीं लिया जाएगा, के अतिरिक्त जो है परिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या जो है सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं, और बटा में हो तो तब भी सही है। ठीक है ना। तो उसका जो भागफल क्या कह रहा है, गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए क्या, 1/2 पहले ले लिए, एक परिमेय संख्या है, इसका चाहे आप भागफल ज्ञात करें, ठीक है ना, तो कितना प्राप्त होगा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा 2 करड़ी में 11, ये इतना प्राप्त होगा। ठीक है ना, जब इसमें भाग होगा। तो ये 2 करड़ी 11 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चाहे इनका गुणा कर दें आप, तो करड़ी 11 और गुणा 1/2, तो तब भी आपका कितना प्राप्त होगा, करड़ी 11/2, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये जो है पॉइंट 2 कह रहा है। तीसरा पॉइंट है, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी जब दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी, यहाँ अभी दो जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 था उसमें एक परिमेय एक अपरिमेय था। ठीक है ना। लेकिन पॉइंट 3 जो है, ये जो है आपका 2 अपरिमेय संख्याओं पर है। तो पॉइंट 3 जो है कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याएं अगर जो हैं, तो उनमें चाहे दोनों को जोड़ा जाए, चाहे दोनों को गुणा किया जाए, चाहे दोनों को घटाया जाए। ठीक है ना। तो जो परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है ना, या फिर पहली अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग किया जाए, तो परिणाम कुछ भी प्राप्त हो सकता है, चाहे वह परिमेय हो सकता है या अपरिमेय, जब दोनों अपरिमेय संख्या होंगी तब। तो चलिए, ये तीनों पॉइंट हो गए बच्चों। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.5 के सवाल देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय हैं और कौन अपरिमेय हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो है पहले प्रश्न का जो पहला सवाल है आपका, इसका हल देखें क्या होगा। कह रहा है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर जो दी गई संख्या है, पहले प्रश्न के पहला सवाल, ये दी गई संख्या क्या है बच्चों, दी गई संख्या है 2 माइनस में करड़ी 5 में, इस संख्या में आप देख ही रहे हैं, तो 2 क्या है, परिमेय है। 2 क्या है, जैसे 2 माइनस करड़ी 5 दो पार्टों में है, एक पार्ट है 2 जो कि क्या है, परिमेय है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जो है, और ये जो करड़ी 5 है, ये क्या है, करड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि करड़ी 5 का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनुसारी अनावर्ती होता है। ठीक है ना। करड़ी 5 क्या है बच्चों, करड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्यों है, आप पिछले वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कौन कौन परिमेय संख्या होती है, कौन अपरिमेय संख्या होती है। जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। करड़ी 5 को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है ना। या इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनुसारी अनावर्ती होता है, इसलिए इसको p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है ना। इसलिए अब देखिए, जब 2 परिमेय है और करड़ी 5 अपरिमेय है, ठीक है ना,
तो क्या होगा, इनका योग या अंतर क्या प्राप्त होगा, या गुणनफल, ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो जो है अतः अतः क्या हो जाएगा इसका आंसर, अतः 2 माइनस करड़ी 5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका पहले का दूसरा, देखिए ध्यान से, पहले का दूसरा सवाल क्या है, इसका हल हम लोग लिखते हैं। तो पहले का दूसरा है बच्चों, लिखा है कोष्ठक में 3 प्लस में करड़ी 23 है। 3 प्लस में करड़ी क्या है, 23 है, कोष्ठक बंद, फिर जो है माइनस में करड़ी 23, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं बराबर, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, कोष्ठक खोल दीजिए, तो 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23, ठीक। तो ये जो है समान पद है और विपरीत चिन्ह है, तो ये घट जाएगा यानी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3, क्या बचेगा 3। तो ये क्या है, 3 क्या है, परिमेय है, 3 क्या है, परिमेय है, ठीक है ना। 3 आपका क्या है, परिमेय है। 3 एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या भी 3 को प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, अर्थात 3 परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये पूरा एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अतः लिख सकते हैं, अतः आपका 3 प्लस करड़ी 23, ठीक है ना, और माइनस करड़ी 23 परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है देखेंगे पहले का तीसरा क्या है, इसका हल देखेंगे, ठीक। पहले का तीसरा क्या है, पहले का तीसरा है 2 करड़ी में 7, 2 इंटू करड़ी में 7 और 7 इंटू करड़ी में 7, ये लिखा हुआ है। ये देखिए 2 इंटू हमको पढ़ना है, 2 गुणा इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे लिख सकते हैं करड़ी 7, और बटा लिख सकते हैं 7 गुणे करड़ी 7, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 2 और करड़ी 7 के बीच यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ ना 7 करड़ी 7 के बीच कोई चिन्ह है, तो गुणक चिन्ह होता है। तो अब ये करड़ी 7 और करड़ी 7 कट गया, तो क्या बचा, 2/7, ये P बटा Q के रूप में प्राप्त हुआ। और अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय है, क्या है बच्चों, परिमेय है, ठीक है ना। अतः लिख सकते हैं आप, अतः 2 करड़ी 7 बटा 7 करड़ी 7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। पहले का चौथा, पहले प्रश्न का चौथा सवाल का हल देखते हैं। पहले प्रश्न का चौथा क्या है बच्चों, 1 बटा क्या है, यहां जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या 1 बटा करड़ी 2 में, ठीक है ना, में आप देख रहे हैं एक क्या है, एक परिमेय है। 1 बटा करड़ी 2 में एक क्या है, परिमेय है, ठीक है ना, ये परिमेय है। और करड़ी 2 क्या है, और करड़ी 2 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसारण अवसान अनावर्ती होता है। करड़ी 2 अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। अतः क्या हुआ, जब एक परिमेय हो, एक संख्या परिमेय हो, एक संख्या परिमेय हो, तो उनका भागफल यहाँ भाग दिया गया है, 1 में करड़ी 2 से भाग दिया गया है, तो उनका भागफल अपरिमेय प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो एक अतः करड़ी 1 बटा करड़ी 2 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
ठीक है ना, तो इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपका लास्ट इसमें है पांचवा। पहले का क्या है बच्चों, पहले सवाल का, पहले प्रश्न का पांचवा सवाल है, ध्यान से देखें। लिखा है, अब यहाँ देखिए दी गई संख्या, अब की बार क्या है, दी गई संख्या आपका है 2 पाई। क्या है, 2 पाई में आप देख रहे हैं एक पार्ट 2 जो है, 2 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। पाई अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब ये जो 2 पाई है वो दो और पाई का गुणनफल है, ठीक है ना। अतः जो है एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय होता है। अतः जो है आपका 2 पाई क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो ये आप सारे सवाल नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखें दूसरे का जो पहला आपका है, दूसरे का पहला क्या है, दूसरे के पहले का हल, दूसरे के पहले का हल। तो यहां पर दूसरे का पहला क्या दिया है, करड़ी में 3, नहीं पहले दिया है 3, फिर उसके बाद प्लस करड़ी में 3, ये एक कोष्टक में है, फिर गुणा ये दूसरा कोष्टक दिया है, इसमें लिखा है 2 प्लस करड़ी में 2। अब यहां ध्यान दें, इसको क्या करना है, प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, ठीक है ना। तो जो है सरल करने का मतलब, इसको आप जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो, मतलब जो क्रिया वही करना है। तो यहाँ पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक जो देख रहे हैं, इसके बीच में, दोनों कोष्टकों के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, अर्थात ये गुणा का चिन्ह यहाँ है। जब कोई चिन्ह लगाओ गुणा का, तो यानी इन दोनों का क्या कर लेना है, हमें गुणा कर लेना है, ठीक है ना। तो गुणा करने का नियम क्या है बच्चों, यहाँ एक कोष्टक को उठाइए और दूसरे कोष्टक के सभी पदों के बगल पहले रख दीजिए, ठीक है ना। तो 3 पहले कोष्टक में क्या है, 3 है, इसके बगल कितना रख देना है, 2 प्लस करड़ी 2, दूसरे कोष्टक का मान। फिर पहले कोष्टक में क्या था, करड़ी 3 था, करड़ी 3 उतार लिए, इसके भी बगल क्या रख दीजिए, 2 प्लस करड़ी 2, ठीक। अब जो है दोनों का गुणा कराएं तो कितना हो गया, 6। यहाँ 3 का गुणा इस कोष्टक में होगा और करड़ी 3 का इस कोष्टक में होगा, ठीक। तो जो है 6 हो गया, और 3 का करड़ी 2 में होगा तो 3 करड़ी 2 हो जाएगा। फिर करड़ी 3 का यहाँ 2 में करेंगे आप तो 2 करड़ी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और करड़ी 3 और करड़ी 2 का गुणा जब होगा तो ये आपका हो जाएगा करड़ी 6, ठीक है ना। देखिए जब दोनों संख्या आप करड़ी ना लगाओ तो वो आपस में गुणा कर लेगा, और जब एक पर करड़ी, यानी ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो दोनों का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ये ठीक है ना। और यहाँ ये अपरिमेय एक परिमेय है तो इसका भी गुणनफल अपरिमेय प्राप्त होगा। फिर ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, जब दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय भी प्राप्त हो सकता है, अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है, तो अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए जब करड़ी में संख्याएं लिखी गई हो, करड़ी का यहाँ घात जो होता है, अगर कुछ ना लिखा हो तो 2 घात माना जाता है, यानी करड़ी के घात समान हो और करड़ी के अंदर की संख्याएं असमान हो तो उनका आपस में गुणा करके एक ही करड़ी में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। करड़ी 6 हो जाए। अब इसमें कुछ और नहीं होने वाला है, ना जुड़ेगा ना घटेगा ना कुछ होगा, तो इस तरह से आपका इस सवाल का आंसर हो जाता है बच्चों इतना, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का हल देखेंगे। तो दूसरा सवाल क्या है, देखें इसमें लिखा है 3, क्या लिखा है, 3 प्लस करड़ी 3 इंटू, फिर कोष्टक में है 3 माइनस करड़ी 3, ये सवाल है, ठीक है ना। या यहाँ देखें, यहाँ क्या था, यहाँ 3 प्लस करड़ी 3 और फिर दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करड़ी 2, मतलब संख्याएं अलग अलग थी, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, जो संख्या इसमें है वही संख्या इस कोष्टक में है, लेकिन यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक।
जब यहाँ ए और बी जुड़ा हो, ए और बी घटा हो, तो उसके बराबर हो जाता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ए की जगह पे यहाँ 3 है, बी की जगह पे करड़ी 3 है, ए की जगह 3, बी की जगह करड़ी 3, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी 3 का होल स्क्वायर, ठीक, इस सूत्र के अनुसार, ठीक है ना। तो आपका जो है 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और करड़ी 3 का स्क्वायर मतलब होता है, देखिए करड़ी 3 गुणे करड़ी 3। अभी यहाँ हम बताए थे करड़ी 3 गुणे, ये जो करड़ी 3 का करड़ी 2 में गुणा हुआ था, करड़ी 3 गुणे करड़ी 2, तो यहाँ अलग अलग संख्याएं थी तो हो गया था करड़ी 6। लेकिन जब करड़ी के अंदर एक ही संख्या हो, करड़ी का घात समान हो, तो वो करड़ी हट जाता है और संख्या एक बार लिख दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, करड़ी 3 का वर्ग 3 आ जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर ये 6 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा जो है सवाल, उसका हल आपका 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग हल करेंगे आगे प्रश्न संख्या 2 के आगे के सवाल, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 में आपका तीसरा सवाल है, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपका है करड़ी 5 प्लस करड़ी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान दें तो एक सूत्र आप और पढ़े होंगे बीजगणित में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 2ab आप a स्क्वायर के बाद भी लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार a की जगह पर करड़ी 5 है, b की जगह पे करड़ी 2 है, तो यहाँ पर करड़ी 5 का स्क्वायर करड़ी 2 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब करड़ी 5, b का मतलब करड़ी 2, ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा करड़ी 5 का होल स्क्वायर प्लस में करड़ी 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए का मतलब आपका करड़ी 5 और बी का मतलब आपका करड़ी 2, ठीक। तो अभी यहाँ जैसे लिखे करड़ी 3 का स्क्वायर 3 लिखे, ऐसे करड़ी 5 का स्क्वायर 5 प्लस करड़ी 2 का स्क्वायर 2, और प्लस में आपका जैसे यहाँ हम अभी बताए थे कि करड़ी 3 और करड़ी 2 का गुणा करड़ी 6 होगा, ऐसे यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 यहाँ रहेगा, ऐसे 2 करड़ी 10 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। करड़ी इसका आपस में गुणा हो जाएगा, ऐसे 2 उतार लिया जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें, अगर जो हम लोग यहाँ पर 5 और 2 जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये सजातीय हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। और ये जो है इतना ये नहीं जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ऐसे ही रख लेंगे 2 करड़ी 10, तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाता है इतना, ठीक है ना। अब जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा है, देखें 2 का चौथा, ये आपका है, लिखा है क्या है, करड़ी 5 माइनस में करड़ी 2, ये पहले कोष्टक में है, और फिर दूसरे कोष्टक में है यही चीज प्लस में करड़ी 5 और प्लस करड़ी में 2 है, ठीक है ना। मतलब इस तरह का सवाल है, इस तरह का, तो इसी फार्मूले पे करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार करड़ी 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में करड़ी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दें, यहाँ 5 प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। जैसे यहाँ 3 था तो 9 हो गया, लेकिन जब करड़ी लगा रहेगा, जैसे ये था करड़ी 3 के 3 हुआ था, तो 5 के 5 और 2 के क्या हो जाएगा यहाँ 2, और दोनों का अंतर हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का अंतर मिल जाएगा 3, अर्थात इस जो है दूसरे के चौथे का आंसर 3 हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, प्रश्न संख्या 3, तो आप इसको नोट कर लें। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो बच्चों चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए स्मॉल सी और उसके व्यास मान लीजिए स्मॉल डी, यानी व्यास को स्मॉल डी मान लीजिए और परिधि को मान लीजिए क्या, एक स्मॉल सी मान लीजिए, ठीक है ना। तो वृत्त की जो है पाई को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है, ठीक है ना। है यह इस तथ्य का अंतर विरोध, यहाँ जो है अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो है
अभी जो 3 पॉइंट हम प्रश्न संख्या 1 से पहले बताए थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल या एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है ना, दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करने पर जो है जो भागफल प्राप्त होता है वह एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। परिमेय भी, जैसे अपरिमेय, अगर जो एक परिमेय है एक अपरिमेय है तो उसका जो भागफल होगा वो तो अपरिमेय प्राप्त होगा, लेकिन अगर जो एक अपरिमेय है और दूसरी भी अपरिमेय है तो भागफल परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे इसके हल में, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसका हल क्या लिखेंगे ध्यान दें। चूंकि देखिए, चूंकि एक परिमेय, चूंकि एक परिमेय संख्या, चूंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, का भाग एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल क्या प्राप्त होता है, का भागफल, ठीक है ना, परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल, ठीक, या फिर कह सकते हैं एक अपरिमेय, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या को, देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल, या एक जो है, यहाँ पूरा नहीं लिखें, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक, को दूसरी अपरिमेय संख्या से, दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करने पर भागफल एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना, या हो सकता है। देखिए ध्यान से, जैसे एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का भागफल तो सदैव अपरिमेय होगा, लेकिन एक अपरिमेय संख्या हो और उस अपरिमेय संख्या में एक दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग किया जाए तो वह अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय, लेकिन यहाँ में अपरिमेय दिखाना है, ठीक है ना। तो जो है अब यहाँ पर है क्या, यहाँ ध्यान दें तो यहाँ दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि पाई जो होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है, यानी यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, पाई बराबर C/D दिया गया है, यहां पर इतना है, ठीक है ना। अब देखें, यह जैसे अभी आप देखें यहाँ बताए हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय हो सकता है, ठीक है ना। दोनों बातों में अंतर है, ये हमेशा होगा, एक परिमेय में एक अपरिमेय का भागफल अपरिमेय ही होगा, लेकिन दो अगर जो अपरिमेय संख्या है तो उनका भागफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। और यहाँ पर जो है पाई बराबर C/D दिया है, ठीक है ना। तो जो है क्या है कि यह यहाँ रहेगा, यह यानी कि यह कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है ना, यह कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, क्योंकि, क्यों बताइए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ
या सी या डी, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब कि जैसे देखिए सी और सी बाई डी, एक पाई बराबर सी बाई डी दिया है, ठीक है ना, जबकि सी क्या है, परिध है, और डी क्या है, व्यास है। तो परिध और व्यास का अनुपात जो होता है वो अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात सी बाई डी भी एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। यह कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जो है सी और डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है ना। सी और डी में से कौन अपरिमेय होगा यह हमें ज्ञात नहीं है, कोई भी इसमें से एक अपरिमेय हो सकता है, एक अपरिमेय हो सकता है, ठीक है ना, एक अपरिमेय हो सकता है इसमें, ठीक। इस तरह क्या है, इस तरह पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सी बाई डी में, सी और डी में कोई अपरिमेय हो सकता है तो उनका भागफल भी अपरिमेय हो सकता है, अर्थात पाई भी अपरिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर करड़ी 9.3 को निरूपित कीजिए। अभी तक आप जो है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को ये सभी दिखाए और अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शाए। यहाँ जो करड़ी 9.3 दिया है यह भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अभी तक आप अपरिमेय संख्याओं को दर्शाए थे वो क्या था कि जैसे करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी जो है 5, करड़ी 7 ऐसी अपरिमेय संख्याएं थी। ये है आपका दशमलव में है अपरिमेय संख्या करड़ी 9.3, इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो है सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, एक सरल रेखा, क्योंकि संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी एक सरल रेखा खींच लेंगे। एक सरल रेखा खींच लिए, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए इस सरल रेखा का नाम यल, क्या दे देते हैं इसका, ये जो रेखा हम लोग खींचे यल, ठीक है ना। इस पर जो है आप क्या करें, दो बिंदु ले लीजिए जिसके बीच की दूरी क्या हो। मान लीजिए हम एक बिंदु ए ले लिए और एक बिंदु बी ले लिए, ठीक है ना, क्या ले लिए, बी ले लीजिए, ठीक। मान लीजिए कि हम एक बिंदु बी ले लिए यहाँ पर, ठीक है ना। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये जितना आपको दिया गया, जैसे करड़ी 9.3, तो आपको करड़ी 9.3 दूरी नहीं लेना है, 9.3 इकाई की दूरी इस रेखा पर ले लेना है। ए और बी के बीच की दूरी कितना लेना है, 9.3 आपको लेना है, कितना लेना है, 9.3, ठीक है ना। 9.3 इकाई दूरी हम इस पर ले लिए, ठीक है ना। यहाँ से ए से बी तक के बीच की दूरी कितना लिए है, 9.3 ले लिए। अब क्या करिए, बी के बाद एक बिंदु और लीजिए सी, ठीक है ना, जो बी से 1 इकाई की दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो, 1 इकाई की दूरी पर, ठीक है ना। जब भी ऐसी कोई अपरिमेय संख्या को जो है संख्या रेखा दर्शाना होगा तो यही करेंगे, पहले जो करड़ी में दिया रहेगा दशमलव में उतना ले लेंगे, फिर 1 इकाई की दूरी और ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, जो ए और सी रेखाखंड है, ए और सी, इसका लंब समद्विभाजक खींचिए, इसका लंब समद्विभाजक, यानी कि जो रेखाखंड एसी है इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर ए तथा सी को केंद्र मानकर चाप दोनों तरफ से लगाएं और चापों के कटान बिंदुओं को मिलाएं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम पहले एसी की आधे से अधिक दूरी लेकर सी को केंद्र मानकर ऐसे चाप लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे चाप लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ कटा, और ऐसे यहाँ से ही नीचे की तरफ जब लगाते हैं तो मान लीजिए यहाँ ऐसे, ये ऐसे कटा, ठीक है ना। अब इसी चाप को यहाँ से वही दूरी रहेगा, एसी की आधे से अधिक दूरी, यहाँ से आप काटेंगे, ठीक, मान लीजिए ऐसे कटा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। अब ये चापों के कटान बिंदुओं को क्या करिए, मिला दीजिए, चापों के कटान बिंदुओं को मिलाएं, चापों के कटान बिंदुओं को क्या करें, ऐसे मिला दीजिए। देखिए हाथ से बनाया गया तो इसलिए ये सही से जहाँ कटा था वहाँ नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो ऐसे मान लीजिए ऐसे कटान बिंदुओं पर मिला देंगे जब ऐसे, तो आपको जो है ये जो रेखा यल था या रेखाखंड जो एसी था उसका जब लंब समद्विभाजक खींचे तो जो लंब समद्विभाजक हमें प्राप्त हुआ वो रेखाखंड एसी को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को मान लीजिए ओ है, ठीक, ठीक है ना, ओ ले लिए। अब हमें क्या करना है, ओ ए या ओ सी, ये दोनों बराबर दूरियां हैं क्योंकि लंब समद्विभाजक खींचे हैं एसी का, तो इतनी दूरी का यानी ओ सी या ओ ए
ओसी बराबर ओए बराबर ओसी जो दूरी है उतना जो है दूरी आप प्रकार में भरकर त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचे। क्या खींचे? एक अर्धवृत्त। ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचे। तो अर्धवृत्त मान लीजिए हम खींचते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे, ऐसे ऐसे आएगा सी तक, ठीक है ना। तो चलिए अर्धवृत्त खींचते हैं, क्योंकि ये काम प्रकार से होना चाहिए बच्चों, लेकिन जो है प्रकार इतना बड़ा तो हमारे पास है नहीं कि हम आपको यहाँ पर लगा कर दिखाएं, और छोटा जो प्रकार होता है, ठीक है ना, उससे यहाँ पर काम नहीं होगा। तो इस तरह से एक अर्धवृत्त खींच दें। अभी देखिए जो चाकू के कटान बिंदु पर हमारा गया है, ये कोई जो नहीं वहां पर जाएगा, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो बिंदु बी है, ठीक है ना, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं? जैसे ये रेखाखंड है, मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री कोण बनाना है, यहाँ मान लीजिए बनाना है, तो आप ऐसे कोई दूरी लेकर और इस यहाँ पर ऐसे चाप लगाते हैं, ऐसे फिर ऐसे चाप लगाते हैं, फिर ऐसे दूसरा चाप जो लगाते हैं आगे बढ़ाते हुए इसको ऐसे काट देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, ये 90 डिग्री कोण बन जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण बनाए। तो 90 डिग्री कोण बनाने का एक तरीका और ये है कि मान लीजिए बिंदु बी को केंद्र मान लीजिए, कुछ दूरी की त्रिज्या ले लीजिए और ऐसे आप चाप लगा दीजिए, और फिर यहाँ से यानी यहाँ से चाप लगा दीजिए, यहाँ पर प्रकार का मतलब इस बिंदु को केंद्र मानकर लगा दीजिए, फिर इस बिंदु को केंद्र मानकर लगा दीजिए चाप, फिर इस बिंदु को केंद्र मानकर काटेंगे, हाँ तो ये कटेगा। इस बार कटान बिंदुओं को क्या करें, इसको आपस में ऐसे मिलाते हुए एक रेखा, एक किरण खींच दें ऐसे, ठीक है ना, ये किरण खींच दीजिए। ठीक, जब किरण एक खींचेंगे बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए, तो यहाँ पर ये अर्धवृत्त को कहीं ना कहीं काटेगा, तो अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को डी मान लीजिए। ठीक, जब इसको डी मान लिए हम लोग, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बीडी दूरी है, जो बीडी आपकी दूरी है, इतना दूरी आप प्रकार में भरकर यानी इतने दूरी की त्रिज्या लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर आप ऐसे चाप लगाएं। तो जब ये चाप लगाएंगे ऐसे, यहाँ से ध्यान दें, ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे जब चाप लगाएंगे ऐसे आकर ये जो है जो रेखा यल था वो सी के बाद कहीं ना कहीं काट देगा। तो मान लीजिए ये जहां काट रहा है ये बिंदु क्या हो गया, ई हो गया। ठीक, अब ये जो बिंदु ई है आपका, ये जो बिंदु ई है यही है आपका करड़ी 9.3 है, ठीक है ना, ये क्या है, करड़ी 9.3 है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम जो है दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों पूरा हो जाता है। लेकिन चलिए एक बार दोहरा देते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, एक रेखा, ठीक है ना, एक सीधी रेखा, सरल रेखा, उस पर दो बिंदु पहले लेंगे, मान लीजिए ए और बी ले लीजिए, लेकिन ए और बी की बीच की दूरी क्या होना चाहिए, 9.3 इकाई होना चाहिए, 9.3 इकाई। उसके बाद बी के बाद एक बिंदु सी लेंगे, तो बी और सी के बीच की दूरी कितना लेंगे, 1 इकाई, केवल 1 इकाई, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, जो आपका ए और सी प्राप्त हुआ रेखाखंड उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, लंब समद्विभाजक ए सी को जिस बिंदु पर काटेगा ओ मान लेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ सी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद बिंदु बी पर एक जो है लंब किरण खींचेंगे, लंब किरण अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा उसको डी से नोट कर देंगे, और बीडी जो आपका ये दूरी है इस दूरी की त्रिज्या लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो रेखा यल को बिंदु ई पर काटेगा, कहीं भी काटेगा वो उसको ई मान लेते हैं, और वह जहां काटता है वही बिंदु जो है करड़ी 9.3 होगा, ठीक है ना। तो जो है इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करेंगे। इसको आप किताब में भी बताया गया है कैसे कैसे करेंगे, इसको करके देखिएगा, बनाइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जैसे पांचवें का जो पहला है बच्चों, पांचवें का पहला है आपका, ध्यान दें, लिखा है हल में हम लोग क्या लिखेंगे, पांचवें के पहले में लिखा है 1/5, 1/7 है या 1/7 है, ठीक है ना, 1/7 है। इसके हर का परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जिसका अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं तो अंश से करड़ी हटा देना, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो हर से करड़ी हटा देना, यही कहलाता है परिमेयकरण। तो जैसे यहाँ हर में 7 करड़ी 7 है, तो यहाँ करड़ी 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई भी संख्या हो जिस पर करड़ी ना हो हर में। तो परिमेयकरण करने के लिए करते क्या है, जिसका परिमेयकरण करना हो हर का या अंश का, उसके उसी जैसे हर का परिमेयकरण करना है तो हर का अंश और हर में क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं, अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा। ध्यान दें, जैसे ये है ना, ये आपका है 1 इतना, तो करड़ी 7 से अंश और हर में क्या कर देंगे, करड़ी 7 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो आपका यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, करड़ी 7 करने करड़ी 7 हो जाएगा। और अभी इसके पहले और सवालों में बताए हैं कि जब समान करड़ी का गुणा हो तो करड़ी हट जाता है, तो बटा 7 हो गया, बस हर का परिमेयकरण हो गया, हर पर से करड़ी हट गई, ठीक है ना, केवल 7 हो गया।
अब जैसे पांचवें का मान लीजिए दूसरा आपको करना है, पांचवें का कौन सा करना है, दूसरा। पांचवें का दूसरा क्या है, देखें, पांचवें का दूसरा है, ये है आपका एक बटा क्या है, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, ये है आपका पांचवें का दूसरा, ठीक है ना। तो इसका परमीकरण हर का करना है सभी का, तो हर के विपरीत। अब देखिए चूंकि यहाँ हर एक ही पद था तो करड़ी सात से ऊपर नीचे गुणा करा दिए। यहाँ दो पद है वो भी माइनस में है, तो जब माइनस में हो तो आप विपरीत चिन्ह से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। और प्लस में हो, जैसे माइनस में है तो प्लस से गुणा कराएंगे, यानी यही चीज रहेगा लेकिन प्लस चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा होगा। अभी देखिए कैसे होगा, एक बटा करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, गुणा में हम लोग क्या लिखेंगे, करड़ी 7 प्लस करड़ी 6, और बटा में भी करड़ी 7 प्लस करड़ी 6। कहने का मतलब इसके विपरीत चिन्ह से वो अंश और हर में गुणा करा देना, ठीक। अब जब ये गुणा आपका होगा तो ध्यान दीजिए, ये पूरा चीज का जब एक में होगा तो एकन्ने हो जाएगा, यानी करड़ी 7 प्लस करड़ी 6 आपका हो जाएगा। और नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे ध्यान देंगे अगर जो, तो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको आप पहले रख लें, एक बार प्लस एक बार माइनस में है, करड़ी 7 माइनस करड़ी 6 एक कोष्टक में कर लें, क्योंकि इनका आपस में गुणा हो रहा है तो ये दो दो पद है तो कोष्टक में रखना पड़ेगा। करड़ी 7 माइनस यहाँ प्लस करड़ी 6, ठीक है ना, ठीक। अब ध्यान दें, अभी इसके पहले आप देखे हैं कि जब ए वही चीज जो है एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो ऊपर तो वही चीज रहेगा 7 प्लस करड़ी कितना रहेगा 6, और नीचे में हो जाएगा आपका ए की जगह पे 7 है तो करड़ी 7 का, ए की जगह करड़ी 7 है तो करड़ी 7 का स्क्वायर, बी की जगह करड़ी 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दें, आपका ऊपर तो करड़ी 7 प्लस करड़ी 6 ही रहेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। नीचे आपका हो जाएगा 7 माइनस 6, ठीक है ना, करड़ी 7 का वर्ग 7, करड़ी 6 का वर्ग 6, तो ऊपर फिर बचा क्या, करड़ी 7 और प्लस में करड़ी 6, और बटा में यहाँ 7 में से 6 निकल गया 1, मतलब आप कह सकते हैं कुल मिलाकर, चलिए यहाँ लिख देते हैं, आपका कुल उत्तर आ जाएगा इसका 7 करड़ी 7 प्लस में करड़ी 6, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया हर का परमीकरण। देखिए हर में एक आया उस पर करड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का तीसरा देखते हैं बच्चों, 5 का कौन सा देखते हैं, तीसरा। 5 का आपका है तीसरा सवाल। 5 के तीसरे का हल क्या है, 5 के तीसरे का हल, तो 5 का तीसरा सवाल है आपका 1 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 बराबर लिख सकते हैं 1 बटा करड़ी में 5, ठीक है ना, प्लस में करड़ी में 2। अब यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे करड़ी 5 माइनस करड़ी 2 से गुणा कराएंगे इसके विपरीत चिन्ह से, ठीक। तो थोड़ा यहाँ हम लोग डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको बता दिए इसी तरह से इसको करना है। तो आपका आ जाएगा करड़ी 5 माइनस में करड़ी 2 बटा में आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, अर्थात करड़ी 5 का होल स्क्वायर और माइनस में करड़ी 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आपका क्या मिल जाएगा यहाँ, करड़ी 5 माइनस करड़ी 2 और बटा में आपका 5 और माइनस में 2, ठीक। तो मिल जाएगा आपका करड़ी 5 माइनस करड़ी 2 और बटा में यहाँ 3 मिल जाएगा, ठीक है, 5 में से 2 निकल गया 3, तो आपका यह परमीकरण हो गया, ठीक है ना, हर का परमीकरण हो गया, हर से करड़ी हट गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट सवाल है, और इस सब प्रश्नमाला का भी यानी इस प्रश्नावली का भी ये लास्ट सवाल है, ये है पांचवें का चौथा है बच्चों, ये है 1 बटा करड़ी में 7 माइनस 2 है, इसका परमीकरण करना है, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो 1 बटा करड़ी 7 माइनस 2 गुणे करड़ी 7 प्लस 2 बटा में करड़ी 7 प्लस 2, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही आ जाएगा करड़ी 7 प्लस 2 हो जाएगा, ये कन्ने हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, एक बार करड़ी 7 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ध्यान दें यहाँ तो ऊपर वही होगा करड़ी 7 और प्लस में 2, और नीचे आपका हो जाएगा 7, और ये आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ करड़ी नहीं लगा है तो हो जाएगा 4। तो आपका जो है करड़ी 7 और प्लस में 2 और बटा में आपका 7 में से 4 निकल गया 3, तो हमारा यहाँ हर का परमीकरण हो गया, हर में हमें 3 प्राप्त हुआ जो जिस पर करड़ी नहीं है। परमीकरण का मतलब अंश का परमीकरण करेंगे तो अंश से करड़ी हटाना है, हर का परमीकरण करेंगे तो हर में करड़ी हटाना है। करड़ी हटाने के लिए जैसे जिसका जो है
हर का परिमेयकरण करना है तो हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उस पद वही रहेंगे, खाली चिन्ह बदल कर गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 1.5 खत्म हो जाता है, समाप्त होता है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।